हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक जो भी क्वेश्चन पेपर आपके आ रहे हैं, आप लोग सेंड कर रहे हैं, उनका आपको हल के सहित पूरा जो भी क्वेश्चंस हैं उनके पूरे आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले अगर आपके एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का, तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर जो कि अभी पूछा गया है 2022 में, तो उसका पूरा हल के साथ आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि चीज़ें और लोगों तक पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए बीकॉम। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया था इस पूरे उसमें, एंड ये चीज़ बताया भी गया था वहाँ पर बच्चों को कि मिसप्रिंट से ये बीकॉम लिखा हुआ है, अदरवाइज ये बीए फर्स्ट ईयर का ही है सोशियोलॉजी, क्योंकि बीकॉम में आपको सोशियोलॉजी के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। एंड आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, एंड कोर्स कोड आपको दिख ही रहा है। टाइम दिया गया है 3 आवर्स का, यानी कि आपका पेपर कैसा होगा, लिखित पेपर होगा। तो सबसे पहले मैंने जब भी कहा है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको नोट पर ध्यान देना है कि आपके लिए क्या चीज़ है, मतलब किस तरीके से आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहला चीज़ है आता है आपका अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होगा, कंपलसरी होगा। एंड आपको क्या करना है, आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से क्या करना है, 2-2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, इक्वल मार्क्स में आ रहे हैं। अब आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्टार्ट कर रहा है एंड कह रहा है आपसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, आपको 200 शब्दों में क्या करना है, उत्तर देना है। अब इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं या जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो बेसिकली समुदाय के बारे में आई होप सभी लोगों को पता होगा कि समुदाय क्या है। तो समुदाय क्या है कि मानो जो है, हम मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ अनेक तरीके से संबंध बनाता है। कोई व्यक्ति संसार के सभी समूहों का सदस्य जो है वो बन सकता है। वह एक निश्चित क्षेत्र में उसके निकट रहने वाले लोगों से सामाजिक समानता, सामाजिक या सामान्य विचारों के आधार पर, सामान्य प्रथाओं के आधार पर तथा एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना जो उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं कि मतलब एक सामुदायिक भावना आपके अंदर डेवलप हो रही है, यानी कि आप एक समुदाय से बिलीव करते हैं या बिलोंग करते हैं। अब इस पर कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है कि आखिर समुदाय है क्या। तो इस पर मैकाइबर कहते हैं कि समुदाय जो है वो सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता और सामंजस्य की जो है स्थिति द्वारा पहचाना जा सकता है, कि ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यक्ति एक ऐसे क्षेत्र में रह रहा हो, एक ऐसा जीवन यापन कर रहा हो जिसमें एक दूसरे से संबद्धता दिखाई दे और सामंजस्य स्थापित हो, ऐसा दिखाई देना चाहिए कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के बोलचाल, बिहेवियर उनसे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए लुंडबर्ग महोदय कहते हैं कि सामाजिक मनुष्यों की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और एक सामान्य परस्पर आश्रित जीवन व्यतीत करती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, समुदाय। इन्होंने कहा कि मतलब एक निश्चित भूभाग क्षेत्र पर रहने वाले लोग जो कि एक तरह की चीज़ों पर बिलीव करते हैं, एक तरीके से मतलब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड हो करके, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे से हेल्प लेते हुए अपना जीवन आश्रित हो करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, समुदाय कहलाते हैं। इस पर तमाम सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए हुए हैं। बोगार्डस ने भी कहा हुआ है समुदाय को लेकर के कि समुदाय क्या है, एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना कुछ मात्रा होती है और निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि कहा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना होती है कि मतलब जो भी उस समुदाय में रह रहे हैं, हम एक साथ हैं, मतलब हर एक सिचुएशन में हम की भावना का कुछ मात्रा देखने को मिलता है और वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में रहते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय की संज्ञा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह विकास क्षेत्र अन्य निवास क्षेत्रों से कुछ सीमा तक अलग हो और उस क्षेत्र से सामान्य जीवन की कुछ एक अपनी विशेषताएं होनी चाहिए, कि हाँ इस क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है और इस विशेष में कुछ बातें जो है याद रखने योग्य है कि समुदाय अवधारणा में सामान्यता जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न एकता पर जो है बल देता है, कि एकता होनी चाहिए, एक दूसरे में हम की भावना आपको दिखाई देनी चाहिए और इनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन का समावेश दिखाई देना चाहिए, कि सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं
कनेक्टेड हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या, कम्युनिटी, समुदाय। ये बेसिकली समुदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बात करें, अगला जो टॉपिक आपको दिख रहा है, अगला टॉपिक आपका क्या है, 5th नंबर का जो है सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है आपका, सभ्यता। सभ्यताओं के बारे में आपको पता ही है कि सभ्यता क्या होती है, कि एक समाज में जीवित रहने के लिए एक चली आ रही जो है एक निश्चित भूभाग पर चली आ रही जो निश्चित समस्या जो है कह सकते हैं सभ्यता को, कि मतलब एक टाइम पीरियड तक जो चीज़ें चल रही हों और वो चीज़ें आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती रहें और उस भूभाग पर उसकी प्रचलन हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ यूज किया जा रहा हो, वो कहलाता है बेसिकली सभ्यता। संस्कृति भी बेसिकली जो एक धर्म से रिलेट करता हुआ एक कल्चर चला है वो कहलाता है संस्कृति, और जो सिविलाइजेशन हो, सभ्यता हो, वो अलग भूमिका निभाती है। एंड इसमें कई सारे लोगों ने अंतर भी जो किया है कि सभ्यता का जो मापन है वो ठोस मापन संभव है लेकिन संस्कृति का नहीं। मतलब सभ्यता जैसे आप देखोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, आप देखोगे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, तो ये सारी सभ्यताएं अपने अंदर कई सारी संस्कृतियों को भी समाहित कर सकती हैं। तो मतलब अपने आप में एक ठोस होती हैं और दृढ़ और जो है बड़े पैमाने पर सभ्यताएं हुआ करती हैं जो कि एक लंबे टाइम तक क्या होती हैं, टिकती हैं। सभ्यता में निरंतर क्या होता रहता है, प्रगति होती रहती है, कि मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीख करके उसमें जो है प्रोन्नति हुआ करता है। सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, कि मतलब एक सभ्यता है जो लगातार चली आ रही है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो सकती है, हस्तांतरित हो सकती है। सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, यानी कि सभ्यता जो है उसको एज इट इज़ भी ग्रहण किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है। तो सभ्यता एक तरीके से जीवन जीने का एक ढंग है जो कि हमारी परंपराओं के आधार पर पुराने समय से ही चला आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको 200 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस को लिखना है। तो अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको सी नंबर आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है आपका सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। यानी कि आपको सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को स्पष्ट करना है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। तो सामाजिक स्तरीकरण की जो ये धारणा है ना, ये अमेरिकी समाजशास्त्रियों की देन है। यद्यपि इसकी जो प्रेरणा है वो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने प्रदान किया था, लेकिन सामान्य शब्दों में इसके बारे में बात किया जाए तो शक्ति और अधिकारों के असमान सामाजिक विभाजन को ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। कि मतलब जो शक्ति है, जो पावर है, जो अधिकार है, उसका जो समाज में वितरण है, कि किसी को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, किसी को कम पावर मिला हुआ है, कि कोई पावर में है, कोई पावर में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो शक्ति और अधिकार का ये गेम है, ये जिस चीज़ से जिस पैमाने पर ये चीज़ बटा हुआ है उसी को कहते हैं हम स्तरीकरण। की ये स्तर है, इन लोग इस स्तर के लोगों को इतना ज़्यादा पावर या अधिकार मिला हुआ है, या इस स्तर के लोगों को इतना पावर और अधिकार मिला हुआ है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है ना, उसमें सबसे बड़ी आकांक्षा अपनी योग्यता और साधनों के अनुरूप पद प्राप्त करने की इच्छा का होना है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, चाहता है कि हम अपने जीवन में हमारी जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर हमें कोई ऐसा पद मिले जिस पर हमारा कुछ कमांड हो, हम पावर में रह सके। क्योंकि पावर कहते हैं ना, पावर एक बहुत बड़े नशे की तरह काम करता है जो व्यक्ति को ड्राइव करता है किसी चीज़ के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सामाजिक स्तरीकरण के रूप में। तो इसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था कुछ संस्थाओं और नियमों के द्वारा समाज में स्तरीकरण के एक विशेष रूप को विकसित करती है, कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति उच्च का है, निम्न है, मध्य है, किस तरीके का है। और इसका उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन रखना होता है और व्यक्तियों को अपनी जो योग्यताएं हैं और में बुद्धि वृद्धि करने का प्रेरणा देता है, कि अपनी योग्यताएं आप बढ़ाओ, जिस योग्यता के आप होंगे समाज में आपकी वो स्थिति बनेगी, उस स्तर में आप आ जाएंगे। यह सच है कि स्तरीकरण की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां एक दूसरे की तुलना में उच्च और निम्न होने के कारण असमानता तो विकसित होती है, लेकिन यह असमानता प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक नियम रहा है। क्योंकि कोई भी समाज हो उसमें सब एक जैसे एक बराबर कैसे हो सकते हैं। हर किसी की अपनी योग्यताएं अलग है, हर किसी का स्किल अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी का अपना टैलेंट अलग है। तो कैसे किसी को भी मतलब किसी भी सभ्यता में एक जैसा नहीं किया जा सकता। तो समाज में जिस आधार पर जो है एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे में भेद है, उसको कहते हैं हम सामाजिक स्तरीकरण। अब आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे, आत्म
जो है सात करना है, इसको कहते हैं आत्मसात्मीकरण या फिर आत्मसात करना। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये आत्मसात्मीकरण क्या है या आत्मसात करना अपने आप में किस चीज़ को दिखाता है कि ये चीज़ क्या है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लोगों तक भी शेयर करो, ताकि और भी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके और भी लोगों का उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो अगर हम बात करें ये चीज़ आत्मसात्मीकरण, तो आत्मसात्मीकरण बेसिकली क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ सीखा, या हम जिस भी सभ्यता में रह रहे हैं, जिस भी सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, जिस भी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहे हो, या कुछ चीज़ें आप देखते हो कि ये चीज़ है, तो उस चीज़ को अपने अंदर बसा लेना, अपने अंदर उस चीज़ के साथ एक हो जाना, कि मतलब ये जो है, जैसे एक रिलीजन से आप कनेक्ट है तो वो पूरा रिलीजन क्या है, ये मेरा है, उसको आपने ग्रहण कर लिया अपने अंदर। आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आप उस रिलीजन के साथ या किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ या संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब उसको अपने अंदर तक आने देते हैं। उसके लिए आपके कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बन जाते हैं, और इन बिलीव्स को, इस तरीके की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, क्या, आत्मसात्मीकरण, यानी कि अपने अंदर तक उस चीज़ को हमने बसा लिया है। अब आइए बात करते हैं अगला ई नंबर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ई नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो इसमें आपका कह रहा है क्या, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डरी किन। किन मतलब क्या होता है, आपकी नातेदारी। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय ये नातेदारियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बात करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, परिवार में कुछ लोग आपके साथ, मतलब या आपकी नातेदारी, आपकी रिश्तेदारी में कुछ लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा दूर से कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग और भी दूर के कनेक्टेड होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी कौन सी है, तो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत वे नातेदारियाँ आती हैं जो कि आपके ब्लड से कनेक्टेड हों, यानी कि आपके खून से कनेक्टेड हो। ऐसी जो नातेदारियां हैं वो कहलाती हैं आपकी प्राथमिक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी होती है जो आपके विवाह के माध्यम से स्थापित होता है, ऐसी नातेदारी द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आती है। तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत वो सारी नातेदारियां आती हैं जो कि एक लंबे समय तक आपके या आपके पूर्वजों से कहीं ना कहीं किसी रूप से कनेक्टेड रहा हो, और वो वहाँ पर एक लंबा गैप आपको दिखाई दे रहा हो, तो वो आता है आपका तृतीयक नातेदारी के बीच में। तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन था, जिसमें आपके कुल ABCDE करके 5 क्वेश्चन पूछा गया है, पांचों कंपलसरी था जो कि आपको करना ही करना था। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन ए। आई होप यह पांचों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सेक्शन ए में आपको नोट दिया हुआ है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी इन मोर देन 500 वर्ड्स। एक क्वेश्चन का आपको इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसके आंसर आपको 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें आप देख लीजिए कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर करना है, तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे दूसरे का ए भी है और दूसरे का बी भी है। तो अगर आपने चूज किया है कि आपको ए करना है तो आपको बी भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ए में लिखा हुआ है आपका, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो देखिए, समाजशास्त्र के उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो ये 19वीं सदी में समाजशास्त्र का जन्म होता है, एंड उस समय का यूरोपीय समाज विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा होता है। औद्योगिक क्रांति थी, यूरोप में सामाजिक आर्थिक वातावरण बड़ी गहराई से प्रभावित हो रहा था। दूसरी ओर जो था वो फ्रांस में क्रांतियां चल रही थी, सामंतवादी प्रथा, राजतंत्र प्रथा, ये सारा कुछ जो है धीरे धीरे समाप्त होकर के गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे थे, प्रजातंत्र की तरफ लोग बढ़ रहे थे। और ऐसे समय में समाज में तरह तरह की समस्याएं उभर करके क्या हो रही थी, सामने आ रही थी। और उस समय के समाज की जो ये समस्याएं थी, जिनका हल राजनीति शास्त्रियों के पास नहीं था, कि मतलब ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, कैसे लोग इन समस्याओं से बाहर आ सकें, जिसका हल जो है राजनीति शास्त्रियों के पास नहीं था। तो इसलिए अगस्त कोंत महोदय ने एक नए विज्ञान की शुरुआत किया, और ये विज्ञान का उन्होंने नाम दिया समाजशास्त्रीय, जिसको हम सामाजिक विज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसके बारे में बात किया जाए कि इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, या कौन कौन से चरणों से होकर के ये गुजरता है। तो ये जो है अब मुख्यतः कुल 4 चरणों से होकर के गुजरता है। कोई भी संस्कृति अगर बन रही है, या समाजशास्त्र का उद्भव जो है वो लगभग जो है 5 या 4 जो है चरणों से होकर के, स्टेप से होकर के गुजरता है। जैसे कि हमें कुछ पहले चरण में बात किया जाए तो इसमें हम कुछ प्राचीन विचारकों और लेखकों के विचारों को संदर्भित करते हैं, जिसमें प्राचीन यूनान के 2 प्रमुख विचार
विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु के विचार महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो है लिखा हुआ था, इन्होंने रिपब्लिक, और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा हुआ था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने तत्कालीन समाज के अपने पहलुओं के संबंध में चर्चाएं किया हुआ है, और समाजशास्त्र के लिए ये रचनाएं आगे चल कर के काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मतलब समाज में एक समाज की स्थिति बेहतर बनाने के लिए, समाज को समझने के लिए, समाज में लोगों का व्यवहार समझने के लिए, जो कि आपके राजनीति के क्षेत्र में भी सहायक हो सकती है, आपके आर्थिक क्षेत्र में भी सहायक हो सकता है। मतलब हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में एक समाज किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके का व्यवहार है और कैसे एक समाज डेवलप हो सकता है, उन सभी चीज़ों के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्र का उद्भव हुआ कि समाजशास्त्र के द्वारा हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकती थी। ओके, अब आगे बात करते हैं 2 का बी। अब देख सकते हैं इसमें कह रहा है आपसे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। कह रहा है आपसे कि इसमें आपको देखना है कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र के साथ और इतिहास के साथ संबंध क्या है, इसके बारे में बात करना है। किसके किसके साथ? राजनीति शास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र के साथ और इतिहास के साथ। तो अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, तो राजनीति के साथ देखो, जो भी समाज में है चीज़ें, समाज जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक राज्य के माध्यम से चल रहा है कि एक राज्य है और उस राज्य में कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, एक शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, तो उसमें उसके लिए क्या है कि राजनीति होनी चाहिए। तो राजनीति शास्त्र में मतलब कि किस तरीके से एक राज्य में व्यवस्था होनी चाहिए, वही चीज़ें अंतर्गत आती हैं किसके? राजनीति शास्त्र से। और जो वो व्यवस्थाएं जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो किस पर लागू किया जाएगा? समाज के लोगों पर। जो किस पर इम्पैक्ट करेगा? समाज के लोगों पर, समाज के व्यवहार को इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या होता है? एक डायरेक्ट लिंक जुड़ा हुआ है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। जिस तरह की राजनीति होगी, एक राज्य के रूल होंगे, एक राज्य के कानून होंगे, उसी के अनुसार उस राज्य के समाज होगा। और जिस तरीके से कोई राज्य होता है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का समाज होता है, समाज का व्यवहार होता है, वहाँ पर राज्य भी उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और राजा भी उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध। तो समाज पर जो है आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, ये आपको भी पता है। और आर्थिक प्रक्रियाओं का जो निर्धारण होता है वो सामाजिक वातावरण से होता है। समाज में जैसा आप बिहेव करोगे, जिस तरीके से आपका जो एक तरीके से रिलेशनशिप बनेगा, तो वो सारी चीज़ें समाजशास्त्र पर जो है आर्थिक क्रियाओं पर भी आपके इम्पैक्ट डालती हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या है? एक गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कार्यकलापों में व्यक्ति का अध्ययन करता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है? धन का उसके रूपों जैसे उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, उपभोग हो गया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। और ये सारी चीज़ें जो धन है, उत्पाद हो गया, उपभोग हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो किससे जुड़ी हुई हैं? समाज से जुड़ी हुई हैं, समाज के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ कनेक्टेड है। अब समाजशास्त्र का अगर इतिहास के बारे में बात किया जाए तो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों में इतिहास से भी महत्वपूर्ण संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा इतिहास के साथ संबंध? जैसे कि आप देखोगे कि इतिहास जो है वो क्या है? अतीत काल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है इतिहास। तो उन घटनाओं के कार्य कारण की व्याख्या करना ही इतिहास का काम है। और अतीत काल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान समाज को भलीभांति समझ सकते हैं और ना भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से इतिहास भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है, और समाजशास्त्र अतीत काल की पृष्ठभूमि से वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र अतीत काल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वो आगे आने वाले समाजों के बारे में भी भविष्यवाणी कर सके। यानी कि अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, तो देखो इस समाजशास्त्री जो होते हैं वो इतिहास को समझते हैं कि पिछले टाइम पीरियड पर अगर समाज में किसी तरीका का व्यवहार था या राजा किसी अलग तरीके से बिहेव करता था तो समाज एक अलग तरीके से बिहेव करता था। तो आप अगर उस समाज को समझना है कि क्या ऐसा किया जाए कि आज का हमारा समाज बेहतर हो सके, तो उसको पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें था, इतिहास उसको उठाना पड़ेगा कि कैसी कौन सी स्थिति थी जब एक राजा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, उसकी जनता खुश थी, तो वो उस समय व्यवस्था क्या थी। तो इसको जानने के लिए उसको समाजशास्त्र जो है इतिहास को पढ़ना पड़ेगा पुरानी जानकारियों के लिए, और उसके आधार पर वो अपने आज के समाज के बारे में डिसाइड कर सकता है या समाज के बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको वो बता सकता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का क्या हो गया? इतिहास से भी क्या है? एक कनेक्शन है। तो इस तरीके से आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी एंड
ए सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल सोसाइटी। समाज और एक समाज से आप क्या समझते हैं? मानव समाज और पशु समाज में अंतर क्या है? तो देखो बेसिकली क्या है, समाज क्या है? तो समाज लोगों का एक समूह है जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और एक निश्चित जो है इमोशंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या? समाज। समाज के बारे में अगर हम अच्छे तरीके से और भी गहरे तरीके से जानना चाहें कि आखिर व्हाट इज़ द सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति किया, या फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति इसी वजह से होती है। और इसके बारे में सबसे पहले बात किया जाए तो दार्शनिक अरस्तू हैं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और समाज शब्द का प्रयोग कभी तो बहुत विशिष्ट अर्थों में होता है और कभी बहुत सामान्य अर्थों में होता है। समाज के अर्थ में इसकी विशेषता के कारणों को बात करते हुए डॉक्टर जी.डी. मिलेस ने कहा हुआ है कि द टर्म सोसाइटी इज वन ऑफ द वेगेस्ट एंड मोस्ट जनरलाइज इन द सोशियोलॉजिस्ट वोकाबुलरी, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट के वोकाबुलरी में जो उनका एक शब्दकोश है उसमें ज़्यादातर आपको समाज शब्द देखने को मिल जाएगा। तो समाज की अपनी एक प्रणाली है। समाज जो है वो रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों के विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण, इन सभी चीज़ों की एक सतत व्यवस्था है जिसके द्वारा ये चीज़ें सामने आती हैं। तो समाज क्या है और समाज और पशु समाज में क्या अंतर है? तो बेसिकली देखोगे आप तो समाज जो है वो एक व्यक्तियों का समाज है जो कि लगातार निरंतर कुछ ना कुछ चीज़ों में आगे चलता ही चला जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि आपसे कि समाज में और पशु समाज में आपको मानव समाज और पशु समाज में भेद करना है। तो देखो समाज केवल मानवों का ही नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समाज केवल मानवों का हो। वस्तुतः कई प्रकार के पशु समाज भी हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा नहीं है जो समाज में रहना चाहता है, बल्कि आप देखोगे कई सारे जानवर भी हैं। गायों को देख लोगे, आप भैंसों को देख लोगे, तो वो भी क्या करते हैं? समूह में रहना चाहते हैं, जिससे स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बल्कि पशु भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहना चाहते हैं। मानव समाज और पशु समाज में अगर भेद के बारे में बात किया जाए तो कुछ चीज़ों में भेद है, जैसे कि जैविकीय भेद है। जैविकीय में मतलब मानवों में पशुओं की अपेक्षा भिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक बनावट होती है। पशुओं की बनावट अलग होती है, शारीरिक संरचना उनकी अलग होती है, मनुष्यों की अलग होती है, मानसिक योग्यता अलग होती है। जानवरों की मानसिक योग्यता नहीं होती है, बल्कि जो इंसान है उसका मानसिक योग्यता बढ़ता ही चला जाता है। कहा जा रहा है कि अगर सबसे कोई जानवर हो ना जिसकी मानसिक योग्यता बहुत ज़्यादा हो, वो सबसे ज़्यादा चतुर अगर भी है ना, तो भी मनुष्य के मस्तिष्क की जो धनात्मक योग्यता है उसका केवल 1/3 ही उसके अंदर आ सकता है, कितना भी चतुर से चतुर जानवर कोई हो जाए। सीधा खड़ा होने की योग्यता जो है ये डिफर करता है जानवरों से मनुष्यों को। स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता, संभाषण की क्षमता, एक दूसरे से बात करने की क्षमता, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर, मतलब कि एक समाज जो है वो उसके पीछे केवल एक साथ रहना ही समाज नहीं है, बल्कि एक तरीके की संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालना, वो भी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं मानव और पशु समाज में अंतर डिफाइन करती हैं। आगे बात करें बी नंबर, तीसरे का बी नंबर का क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, देखो ध्यान से कि डिस्क्राइब द डिफरेंसेस फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करो कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं। तो देखो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में देखा जाए, अगर बात किया जाए कि इसके स्वरूप कौन कौन से हैं, तो स्वरूपों में भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखोगे बोटामोर ने इस पर अपना विचार रखते हुए कहा हुआ है, और इन्होंने बोटामोर ने समाज के बारे में डिस्कस करते हुए कहा है कि समाज जो है वो 4 स्तरों में बटा हुआ था पुराने समय से ही। तो वो कौन कौन से स्तर थे? तो बोटामोर कहते हैं कि पहला था आपका दास प्रथा, जो स्लेवरी जिसको कहते हैं, कि सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रारंभिक जो स्वरूप था ना वो कैसा था? दास प्रथा के रूप में विद्यमान था। यह वह प्रथा है जिसमें दास और उनके मालिक का परिस्थिति और अधिकार सुपरिभाषित होते थे। प्रत्येक दास को अपने मालिक की संपत्ति के रूप में देखा जाता था कि कोई दास है तो वो मालिक की क्या है? संपत्ति है। सामाजिक स्तरीकरण के सभी मालिकों की स्थिति में भी समान नहीं था, सभी मालिकों की अपनी स्थिति अलग थी। जिस मालिक के पास जितने ज़्यादा दास होते थे उसे समाज में उतनी ऊंची परिस्थिति वाला समझा जाता था। इस प्रकार प्राचीन रोम, यूनान और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में दास प्रथा के रूप में स्तरीकरण की एक स्पष्ट व्यवस्था आपको देखने को मिलती है कि मतलब कि वो व्यक्ति चाहे जिस तरीके का व्यवहार करना चाहे उस दास के साथ कर सकता है, मतलब वो पूरी तरह से एक प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है उसके लिए। अगला दूसरा आया आपका जागीरदारी व्यवस्था,
जो मध्यकालीन यूरोप है उसमें सामाजिक स्तरीकरण का एक जागीरदारी व्यवस्था के रूप में भी हमारे पास सामने स्वरूप आया। और इस समाज में भी मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था ये समाज, जो जागीरदारी समाज था। इसमें आता है आपका पादरी और पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। इस तरीके से 3 भागों में बटा हुआ था। इन तीनों वर्गों के बीच में उच्चता निम्नता का स्पष्ट विभाजन था। इसमें जो सर्वोच्च पद होता था ना, वो होता था पादरियों का, यानी कि जो चर्च में हुआ करते थे। और दूसरा था जो शासक वर्ग था, कुलीन वर्ग था वो। और तीसरा आता है जबकि जनसाधारण, इनकी जो स्थिति थी वो क्या थी, सबसे निम्न थी। जाति व्यवस्था के आधार पर भी बाटा जो स्तरीकरण देखने को मिलता है स्वरूपों का। तीसरा ये बोटामोर का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण का अन्य जो रूप है वो संपूर्ण समाज जो है का विभिन्न जातियों में विभाजन होना है। जाति विभाजन का सबसे स्पष्ट रूप आपको हिंदुओं में देखने को मिलता है। कुल ने लिखा हुआ है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो तब उसे हम क्या कहते हैं, एक जाति कहते हैं। कि मतलब एक व्यक्ति है, एक जाति में पैदा हो रहा है, तो उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसकी सोच समझ से, उसके रिलीजन, उसका कॉन्सेप्ट, सारा कुछ क्या हो, एक चीज़ से रिलेट करता हो, वो कहलाएगा आपका सामाजिक स्तरीकरण के मतलब तीसरा पहलू, जो कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें भी डॉक्टर घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हुई हैं। इसमें कहा हुआ है जाति व्यवस्था आती है खंडात्मक विभाजन पर, दूसरा जातियों के बीच संस्करण पर, या तीसरा सभी जातियों द्वारा आनुवांशिक व्यवसाय के आधार पर बांटा जा सकता है, चौथा है जातियों के बीच खान पान और सामाजिक सहवास का प्रबंधन, पांचवा है आपका अंतर्विवाह, एंड छठा है आपका निम्न जातियों और सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताओं के आधार पर। चौथा जो है बोटामोर ने बांटा हुआ था वो था वर्ग व्यवस्था, जो क्लास सिस्टम था, जो पश्चिम के पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद से संसार के विभिन्न समाजों में वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण के नए स्वरूप के रूप में आती है सामने, जिसमें अनेक श्रेणियों में बांटा गया है लोगों को, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफाइन करता है लोगों की योग्यता के आधार पर। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप के रूप में। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना क्या है। व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोल्कवेज एंड मोर्स। फोकबेज और मोर्क्स के बीच में क्या करना है, अंतर करना है, यानी कि जनरीतियाँ और रूढ़ियों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि जनरीतियाँ क्या है, रूढ़ियाँ क्या होती हैं, इसके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संरचना का, कि सामाजिक संरचना आखिर है क्या। तो सामाजिक संरचना आपको पता है कि एक समाज का बनावट, एक समाज किस तरीके से है, उसकी बनावट को ही हम क्या कहते हैं, क्या सामाजिक संरचना है। ओके, एंड इसके बाद अगर बात करें सामाजिक संरचना, उसके आगे जो भूमिकाएं हैं, उसकी स्थितियां हैं, उस चीज़ के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें, उसकी परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं समाज पर ही डिफाइन करती है कि वो उस समाज की संरचना कैसी है और वो समाज किस तरीके से जो है परिस्थिति और भूमिका का निर्वहन करता है, और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो है उस चीज़ के बारे में जो है कोशिश करता है, उसमें लोगों का एक जो स्थिति है उनकी स्थिति डिफाइन करना कि हाँ ये व्यक्ति है, इसका ये स्तर है, उसकी ये स्थिति है, इन चीज़ों को डिफाइन करना और उससे एक संरचनात्मक रूप देना कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी का, एक उच्च वर्ग है, मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना ही क्या कहलाता है आपका सामाजिक संरचना। अब बात करें आगे जनरीतियाँ और रूढ़ियों के बारे में कि जनरीतियाँ और लोकरीतियाँ या जनरीतियाँ और रूढ़ियों में अंतर क्या है। तो बात करते हैं जो लोकरीतियाँ या जनरीतियाँ हैं तो और रूढ़ियों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है समनर ने अपनी पुस्तक जो है फोल्कवेज में किया हुआ था। दोनों ही विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकता पूरी करने के तमाम सारे तरीके हैं, रूढ़ियाँ हो गई या लोकवादियाँ हो गई। अगर इनमें अंतर के बारे में बात किया जाए तो पहला अंतर यह है कि जो जनरीतियाँ हैं ना, ये सामाजिक व्यवहार और आचरण की सामान्य विधियों को कहा जाता है कि मतलब कौन सा जो व्यक्ति एक सामान्य आचरण कर रहा हो, एक लाइफ में जी रहा हो, जैसे कि कपड़े पहनने की शैली हो गया, जो है स्वागत करने का अपना अपना तरीका हो गया। कभी कभी हम धोती की जगह पैंट शर्ट पहन लेते हैं या कुर्ता पैजामे भी पहन लेते हैं। तो इस प्रकार लोकरीतियाँ या जनरीतियाँ क्या हैं, एक अनिवार्य कार्यविधि नहीं है। ठीक इसी प्रकार से रूढ़ियाँ भी आचरण की एक विधियाँ हैं, परंतु इसका पालन समाज के सदस्यों के लिए एक अनिवार्यता की तरह हो जाता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया जनरीति और रूढ़ियों में। दूसरा डिफरेंस बात करें जनरीतियों और रूढ़ियों के बीच में, तो जो जनरीतियां हैं उनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति समाज द्वारा दंडित नहीं किया जाता है। वहीं अगर रूढ़ियों की अवहेलना कर दिया जाए तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को समाज कुछ ना कुछ दंड अवश्य देता है, जैसे जात से बाहर निकाल देना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तीसरी चीज़ है आपका जनरीति और रूढ़ियों में अंतर, वो है कि जनरीति के पालन में कल्याण अकल्याण की भावना को नहीं देखा जाता है। हम अभिवादन चाहे जिस ढंग से करें, चाहे एक क्या है हमारी लोकरीति या जनरीति है,
पर जो रूढ़ियाँ हैं उनका अर्थ होता है कि लोक रीति के साथ सामाजिक कल्याण होना, उसको जोड़ देना। विवाह और यौन आचरण जैसे लोकाचारों के तरीकों में समाज द्वारा कोई भी छूट नहीं मिलता है, कोई भी छूट हमें देखने को नहीं मिलता है। चौथी बात किया जाए तो जो जन रीतियाँ हैं इनका पालन करना व्यक्ति के निजी हित में होता है। जो रूढ़ियाँ हैं उनका पालन करना समूह के हित में आवश्यक माना जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई वो वस्त्र पहनना ही होगा, ये एक तरीके से क्या है जो है कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्यता आ जाती है रूढ़िवादिता के अंतर्गत। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं जनरीतियों और रूढ़ियों को, क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, अलग बनाती हैं। आगे बात करें, अगला जो है बी नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेज फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव सोशियो कल्चरल प्रोसेस इन सोसाइटी। कह रहा है समाज में सहगामी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। कौन सा? सहगामी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, यानी कि एक साथ चलने वाले जो समाज में जो सामाजिक हो और सांस्कृतिक हो, ऐसी प्रक्रियाओं का कौन कौन से स्वरूप के रूप में ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे कैसे इनमें डेवलप होता है। समाज जो है उसमें एक सहगामी भावना का डेवलपमेंट करना, मतलब कि अपनेपन की भावना होना, और समाज और संस्कृति एक तरीके से किस तरीके से ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो एक साथ मिलकर के चलती हैं, और ऐसा होने पर वो किस तरीके से अलग अलग स्वरूपों का अध्ययन करती हैं। इन चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका, जो है विभिन्न स्वरूपों के बारे में व्याख्या करना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। देखो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी से इसको को सम अप करने की कोशिश करते हैं। 5th नंबर का एक क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ कल्चर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिविलाइजेशन। संस्कृति क्या है और संस्कृति जो है वो सभ्यता से किस तरीके से क्या है, भिन्न है। यानी कि क्या कह रहा है आपसे कि सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, और ये चीज़ जो सभ्यता है वो संस्कृति से किस तरीके से क्या है, अलग है। कैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृति अलग है और सभ्यता अलग है। तो देखो अगर बात करें संस्कृति और सभ्यता के बारे में डिफ्रेंशिएट को, कि संस्कृति और सभ्यता के रूप में बीच में क्या अलगाव है, संस्कृति क्या है और सभ्यता से किस तरीके से अलग है। तो संस्कृति के बारे में बात करें तो कभी कभी हम संस्कृति शब्द का प्रयोग समय जो है सायकालीन मनोरंजक कार्यक्रम के लिए करते हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ संस्कृति से अभिप्राय जो है वो सौंदर्य बोध से हो जाता है, लेकिन जो बेसिकली संस्कृति हम कह सकते हैं वो दो पहलुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि इसका जो मेन रूप है वो दो पहलुओं से है। एक है कि जो आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, एक और संस्कृति मनुष्य की क्षमता, कुशलता, जीवन के आदर्श और प्रतिमान को बताती है, और वहीं दूसरी ओर मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों को भी बताती है उसकी संस्कृति। एंड इसमें उसके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं संस्कृति शब्द के प्रयोग में। यह अभिप्राय जो है वो मानव जाति के रहन सहन, आचार विचार, भावनाएं, विश्वास, विचारों, इन सभी की उपलब्धियों को क्या करता है, समग्र करके बताता है एक संस्कृति। अब बात करते हैं ये सभ्यता से किस तरीके से भिन्न है। तो देखो सभ्यता जो है वो ठोस माप संभव होता है सभ्यता का, और संस्कृति का ठोस माप क्या होता है, संभव नहीं होता है। यानी कि सभ्यता का माप संभव है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी की तुलना में साइकिल तेज चल सकती है। दूसरी तरफ संस्कृति को हम उतनी आसानी और ठोस ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कहना कि कालिदास की तुलना में जो है शेक्सपियर बड़े नाटककार थे, तो मतलब ये चीज़ कहना सही नहीं है, क्योंकि कालिदास एक अलग सभ्यता संस्कृति से थे और जो शेक्सपियर है वो अलग संस्कृति से थे। दूसरी चीज़ अगर हम इसके अंतर के बारे में बात करें कि सब संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है, तो सभ्यता में निरंतर प्रगति होती रहती है और संस्कृति में नहीं होती है। यानी कि सभ्यता उन्नतशील होती है, वह जो है एक दिन में उस समय तक निरंतर प्रगति करती रहती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए, और संस्कृति के साथ प्रगति की बात नहीं जोड़ी जा सकती। उसमें जो चीज़ें हैं वैसी ही हैं और वैसी ही जो है लगातार रहती हैं, यानी कि कम बनी रहती हैं। उसी तरह से सभ्यताएं आसानी से हस्तांतरित हो सकती हैं, संस्कृतियां नहीं। यानी कि टीवी, रेडियो, घड़ी आदि जिसे हम जो है सभ्यता कहते हैं वह हस्तांतरित की जा सकती है, जबकि संस्कृति जैसे कि कला हो गया, ज्ञान हो गया, इसको हम आसानी से हस्तांतरित नहीं कर सकते। हर कोई शेक्सपियर और कालिदास नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने जो है पिता का जो मकान है, घर है, जो भी चीज़ें फिजिकल रूप में आप देखते हो वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती हैं, संस्कृति नहीं। यानी कि सभ्यता की चीज़ें एक से दूसरे तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर आसानी से एक दूसरे के पास भेजा जा सकता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, तुम ले लो, लैपटॉप है, तुम रख लो, तो इसको बड़े आसानी से भेजा जा सकता है। जबकि संस्कृति एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचती है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे भारत में अंग्रेजी इंग्लैंड से आई, पर भारतीय अंग्रेजी और ब्रिटेन अंग्रेजी के बीच में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। बोलने का तरीका, वहाँ के लैंग्वेज, सो वर्ड
वर्ड्स में कुछ जो स्पेलिंग है, अक्षरों का जो है इधर उधर हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी। बेसिकली वो भी अंग्रेजी है, ये भी अंग्रेजी है। आप देखोगे ब्रिटेन इंग्लिश होता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है, लैटिन इंग्लिश होता है, तो मतलब इंग्लिश ही है, लेकिन सभी के फॉर्म बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कृति से रिलेट कर रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो आपका बी है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली। परिवार के उद्विकास की व्याख्या के बारे में बात करना है कि परिवार का उद्विकास कैसे हुआ, परिवार के उद्विकास के लिए कार्यकारी कारक क्या क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात कर लें अगर परिवार की, तो समाजशास्त्र के जनक जो हैं वो ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई माना हुआ है कि जो फैमिली है ना, वो किसी भी समाज की क्या है, एक आधारभूत इकाई है। समाजशास्त्री परिवार को एक संस्था और समूह दोनों मानते हैं। परिवार के अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि कोई समाज ऐसा हो सकता है जिसमें फैमिलीज ही ना हो, जो जिसमें स्त्री और पुरुष के यौन संबंध और संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, वो फैमिली कहलाती है। फैमिली पर अपना अपना विचार देते हुए अलग अलग विद्वानों ने भी कहा हुआ है, जैसे मैकाइबर और पेज कहते हैं समाज के बारे में या फिर परिवार के बारे में कि परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है, और इतना ये जो समूह है वो इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है जिसके माध्यम से प्रजनन और बच्चों के लालन पालन की जो है विशेष समुचित व्यवस्था हो सकती है, कि एक निश्चित ठहराव देखने को मिल सकता है इस चीज में। किंग्सले डेविस कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रक्त संबंधों से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाता है आपका फैमिली। अब फैमिली के उद्विकास की व्याख्या अगर के बारे में बात किया जाए कि कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसके जो है तमाम सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जैविकीय प्रकार हो गए, आर्थिक प्रकार हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आई जहाँ से एक परिवार एक समाज के रूप में बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो पहले क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर टहलते रहते थे, जहाँ भी उनको खाने की चीज़ें मिल जाती थी उधर की तरफ पलायन करते थे, और वहीं पर जो है खाने पीने की चीज़ें जब तक वहाँ पर उपलब्ध होती थी तब तक खाते पीते थे, फिर दूसरी जगह चेंज कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब खेती का टाइम पीरियड आया, कृषि आ गया, तो कृषि पर जहाँ एक जगह पर उन्होंने किसी चीज़ को उगा दिया है तो उगने में कुछ महीनों का टाइम लगता है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि एक जगह पर रहना, एक जगह पर टिकना, और वहीं से घरों की व्यवस्था का स्टार्ट हुआ कि एक फैमिली बनी, परिवार बना, एक घर बना जहाँ पर एक साथ रहना स्टार्ट हुआ लोगों का। धीरे धीरे वो घरों से समाज बनता चला गया, एक समूह के रूप में बना, संस्था बनी, फिर समाज बना। तो इस तरीके से उद्विकास की स्थितियाँ चलती रही। तो आपने देखा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, एंड इन 4 में से 2 का ही आपको आंसर देना था। मैंने सभी क्वेश्चंस पर आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में आपको क्या कर रहा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी कि क्या करना है, 2 क्वेश्चंस का उत्तर देना है, और ये क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, 1000 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन एंड 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके से क्या है, 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ईजी होगा, या जिस चीज़ पर आपकी पकड़ ज़्यादा है उस क्वेश्चन को ही आपको करना है। लाइन की ज़रूरत नहीं कि आपको 6, 7 ही करना है, या फिर आप 8, 9 नहीं कर सकते हैं, या बीच में आप नहीं कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बेटर लग रहा हो, जिसको अच्छे तरीके से आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन पर मेरा कमांड है, आप वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिफाइन द सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि कह रहा है क्या कि सोशियोलॉजी को स्पष्ट करो, समाजशास्त्र को स्पष्ट करो, और समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में व्याख्या करो। और इस चीज़ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, एंड बहुत सारी वीडियोस में मैंने इस चीज़ पर आपसे बात कर लिया। आप चाहे सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी उठा करके देख लो, फर्स्ट ईयर की उठा करके देख लो, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। बेसिकली तमाम सारे विद्वानों ने कहा हुआ है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना है, जो समाज का विज्ञान है, समाज के बारे में बताता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो मानसिक क्रियाओं के बारे में बात करती है, सामूहिक व्यवहार का समाजशास्त्र विज्ञान। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है। इसके प्रकृति और क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको देखना है, इसके बारे में जानना है, तो BA फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर उठा करके आप देख लो सोशियोलॉजी की, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला बात करते हैं समिति और संस्था के से आप क्या समझते हैं, और प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है। तो देखो, समिति और
संस्था के बारे में भी मैंने आपसे बात किया हुआ है, कई सारे 3 वीडियोस हमने ऑलरेडी अभी कुछ 1 हफ्ते पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें हमने समिति और संस्था के बारे में, उनमें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है कि समिति और संस्था क्या होती है। तो बेसिकली समिति क्या है कि एक ऐसी समूह है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके किसी जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कोई काम करते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, समिति। और संस्था क्या है कि जैसे कि विद्यालय हो गया, तो विद्यालय आपकी एक क्या है, संस्था है, जहाँ पर कमांड एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वहाँ पर जो है लोग अपने लाभ के लिए उसके साथ जुड़ते हैं एक उद्देश्य के साथ। आगे बात जो है उसमें क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर बताओ। तो प्राथमिक समूह वे समूह है जो कि आपसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका फैमिली हो गया, या आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है आपका जो क्रीड़ा समूह हो गया, यानी कि आपके दोस्तों का जहाँ पर आप जाकर के खेलते हो अपने आस पड़ोस में, तो वो आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड उसके बाद आप बाहर निकलते हो, आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया, आपका राजनीतिक जुड़ाव जहाँ पे हो गया है, कहीं किसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कहीं आप आर्थिक स्थिति में जुड़े हुए हैं, कहीं व्यवसाय के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मतलब जो भी चीज़ें आप बाहर लोगों से जुड़े हुए हो, चाहे वो आप अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ रहे हो, आप आगे लाइफ में कुछ स्किल्स एक्वायर करने के लिए जुड़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, द्वितीयक समूह के अंतर्गत आती हैं। तो ये 6-7 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 8-9 क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिफाइन सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए और सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक गतिशीलता क्या है बेसिकली, तो समाज का जो है वो हर एक टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है, समाज में नई नई चीज़ें आ रही हैं, समाज एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिससे मतलब समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तो समाज का परिवर्तित होना ही गतिशीलता कहलाता है, कि मोबिलिटी, कि समाज क्या हो रहा है, गतिशील है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों के बारे में व्याख्या करना है। सामाजिक गतिशीलता आपके हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, वैचारिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में क्या हुआ है, इसके प्रकारों के रूप में बटे हुए हैं और हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है और यही कहलाती है आपकी क्या, गतिशीलता। अगला क्वेश्चन 9th नंबर का जो है वो कह रहा है आपसे डिफाइन मैरिज, एक्सप्लेन द डिफरेंस फॉर्म ऑफ मैरिज। विवाह को क्या करना है, परिभाषित करना है, एंड डिफरेंस फॉर्म जो आपके विवाह के हैं उसके बारे में बात करना है कि विवाह के अलग अलग जो रूप आपको देखने को मिलते हैं उन रूपों के बारे में आपको व्याख्या करनी है कि वो रूप कौन कौन से हैं। तो देखो बेसिकली विवाह के बारे में तो अभी हमने बात किया हुआ जो फैमिली के बारे में, विवाह के बारे में। तो विवाह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर समाज के द्वारा एक स्त्री पुरुष के यौन संबंध को मान्यता दिया जाता है, वो कहलाता है आपका मैरिज, विवाह। और विवाह के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात किया जाए तो विवाह के तमाम सारे प्रकार हैं एंड उसके आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे कि विवाह के प्रकारों के बारे में अगर हम ढूंढने चलें कि अलग अलग टाइप्स के विवाह के बारे में, तो जैसे कि विवाह के स्वरूप में आता है बहुपति विवाह होता है, यानी कि एक पत्नी के कई सारे पति हो, या आपका जो है बहुपत्नी विवाह के अंत हो जाता है आपका, वो भी एक टाइप है आपका। समाज में जो है स्थिति के आधार पर जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ लोग जो है धर्म के आधार पर विवाह के अलग अलग प्रकार होते हैं, जनजातियों के आधार पर विवाह के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, विवाह के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कई जो है विवाह को जो है अलग अलग स्वरूपों में डिफाइन करती हैं, अलग अलग स्वरूपों में बांटती हैं। तो ये था आपके जो है 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन, जिनमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर ही आपको देना है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जाइए और अपने एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।